हेलो प्यारे बच्चों, मैं निखिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पे। सर आपने तो बोला सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर तो कैट होता है, पर बच्चों हमारे लिए एज अ साइंस स्टूडेंट सी फॉर केमिस्ट्री ही होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड्स की जो डेट्स हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। अब हमें बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और हमें बहुत अच्छे मार्क्स को लेना है। तो इस पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके सारे केमिस्ट्री के डर को निकालने के लिए जो हम लेके आए हैं पूरा केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th इन वन शॉट, जिसमें हम वन शॉट में सारे चैप्टर्स को वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आज जो हम पहला चैप्टर जो लेके आए हैं वो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बोले सर हमें तो केमिकल रिएक्शंस के नाम से ही डर लगता है, हमें तो इक्वेशंस के नाम से ही डर लगता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस चैप्टर के पूरे वन शॉट को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। इसके अंदर हमने सारे PYQs कवर किए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ हम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। कहा जाता है कि केमिस्ट्री में रटना ज़्यादा पड़ता है, पर यहाँ पे रटना नहीं, हम यहाँ पे समझ के कॉन्सेप्ट के साथ जो है हमारे सीधे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्लास 9th के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला कहलाता है फिजिकल चेंज और दूसरा कहलाता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट दें तो हीट देने पे वो अपना स्टेट चेंज कर ले। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो आप सब बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑफ वाटर जो होता है वो होता है H2O, जहां पे दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइस एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीम, ओ सर हमें तो ये किसी ने बताया ही नहीं अभी तक कि वाटर का फॉर्मूला तो H2O है, बट आइस और स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, स्टीम का जो फॉर्मूला है वो भी H2O ही होता है, बट यहाँ पे हम जो स्टेट है वो स्टेट चेंज कर देते हैं और वो स्टेट में क्या लिख देते हैं G। सिमिलरली अगर हम आइस के लिए लिखना चाहें तो आइस का फॉर्मूला भी H2O ही होता है और यहां पे हम लिख देते हैं S सॉलिड। इसका मतलब ये सारे के सारे इंटरचेंजेबल हैं, जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करके हम आइस को वाटर में और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टीम को कंडेंस करके हम फिर वाटर और वाटर को हम फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो फिजिकल चेंज है वो फिजिकल चेंज में कभी भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नो न्यू सब्सटेंस is formed in a physical change. No new substance is formed in a physical change. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस यहां पे नहीं बनता। बट अगर हम केमिकल चेंज को डिफाइन करें तो इन केस ऑफ केमिकल चेंज सब्सटेंस इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे हाइड्रोजन हमारा गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में है, एंड आफ्टर कंबाइनिंग उन्होंने जो बनाया है प्रोडक्ट वो है वाटर। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग एनी प्रोसेस,
किसी भी चीज को बर्न करने के लिए वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, बट इनसे मिलके जो H2O बनता है, दिस H2O इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने का काम करता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं आग लगी है हम पानी डाल दें तो आग और भड़क जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नेचर है वैसा नेचर H2O के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो इन अ केमिकल चेंज जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट अपने पेरेंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टी गेन कर भी सकता है और डिफरेंट भी प्रॉपर्टी रख सकता है। तो जब भी किसी केमिकल प्रोसेस में अगर हम बात करें कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट सब्सटेंस से जैसी हो भी सकती है और उसके जैसी नहीं भी हो सकती है। तो क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज, आइए देखें कि केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस हैं, पहला कहलाता है रिएक्टेंट, दूसरा कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सिमिलरली प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। The constituent atoms of the reactants are rearranged in a chemical reaction। ये बढ़िया चीज है, जरा इसको देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के हमने H2O बनाया है। अगर हम थोड़ा सा इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में चले तो इन हाइड्रोजन गैस बॉन्ड इज इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इन ऑक्सीजन बॉन्ड इज बिटवीन इन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, बट आफ्टर रिएक्टिंग ईच अदर बॉन्ड जो बनता है इट इज इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मीन्स कहा जा सकता है कि व्हाट इज अ केमिकल चेंज, जहां पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने पुराने बॉन्ड ब्रेक करता है और वो आपस में न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब केमिकल चेंज में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, या इन शॉर्ट हम कहें कि जो एटम्स हैं वो एटम्स अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि उनके रीअरेंजमेंट से एक नया सब्सटेंस बनता है। जरा हम देखें कि बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बट आफ्टर कंबाइनिंग विथ ईच अदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपने आप को ऐसा रीअरेंज किया है कि रीअरेंज करने पे उन्होंने एक नया कंपाउंड फॉर्म किया है। तो केमिकल चेंज को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन सच अ मैनर कि आफ्टर रीअरेंजमेंट जो है एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाए। तो यही यहां हमने लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन resulting in the formation of various substances as products. A change that results in the formation of one or more new compounds, chemical changes are known as chemical reaction। कि जो हमारे chemical changes हैं उन्हीं chemical changes को chemical reactions कहा जाता है। तो क्या हुआ बेटा, पहला हमारा टॉपिक कि what is chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल चेंज को डिफाइन करता है जिसमें एक या दो से एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कैसे कंबाइन करते हैं, वो अपने पुराने बॉन्ड्स और को ब्रेक करते हैं, नए बॉन्ड्स बनाते हैं और ऐसा अपने आप को रीअरेंज करते हैं कि उनके रीअरेंजमेंट से एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। आ रहा है समझ में, समझ पा रहे हैं? आपको एक चीज यहां ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है। जितनी एक्टिविटीज एनसीईआरटी में गिवन है, जो पिक्टोरियल फॉर्म में एक्टिविटीज गिवन है, उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उनसे लगभग क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is a type of chemical change in which reactants react together and make products, or they arrange themselves in such a manner कि there is a new substance is formed। कि वो अपने आप को ऐसा रीअरेंज करते हैं कि क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है।
देन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशंस in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place। आपको ऐसे रिएक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज को बताना है जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाउ वुड वी नो कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है चेंज इन कलर। ये देखा जाता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने पे कलर चेंज हो जाता है कि रिएक्टेंट्स पहले तो ट्रांसपेरेंट होते हैं बट जैसे ही हमने उनको मिलाया तो बहुत सुंदर सुंदर से कलर दिखने लगते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है चेंज इन कलर, कि जब हम मिलाएं आपस में एक दूसरे को रिएक्टेंट्स को तो क्या होता है, चेंज इन कलर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ये देखा जाता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कराई जाती है तो कभी कभी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है या कभी कभी टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। जब हम उसके बॉटम को हाथ लगाते हैं, टेस्ट ट्यूब के नीचे से टच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका जो बॉटम है वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है, हीटअप हो गया है विदाउट गिविंग हीट। हमने उसको कोई हीट नहीं दिया है बट फिर भी उसका जो बॉटम है वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन हुई है उस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर जो है वो बाहर निकला है, इसलिए वहां पे वो बॉटम जो है वो गर्म हो गया है। देन चेंज इन स्टेट, ये भी देखा जाता है कि स्टेट चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया। देन हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन बन जाते। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि ये वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हैं और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो क्या हो गए हैं, नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। तो ये देखा जाता है कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो कुछ वाइट कलर का नीचे जो है वो डिपॉजिट हो गया है टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, तो उस सॉलिड पार्टिकल को, जो रेसिड्यू है, जो सॉलिड पार्टिकल है, उस सॉलिड पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है, प्रेसिपिटेशन। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखा जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शंस में गैसेस निकलती हैं। मोस्टली हमें क्लास 10th में 3 गैसेस के बारे में सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस, जिसे ब्राउन गैस भी कहा जाता है। तो मोस्टली क्लास 10th में हम इन्हीं 3 गैसेस के बारे में बार बार बात करते हैं। तो कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? बाय सीइंग दिस ऑब्जर्वेशन। या तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या स्टेट चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चेंज इन टेम्परेचर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को
वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये देखा जाता है कि जो कंटेनर है, जिस बीकर में हमने ये प्रोसेस किया है, वो बीकर क्या हो गया है, गर्म हो गया है। जब हम उसको टच करते हैं तो वो बीकर जो है हमें गर्म फील होता है, हॉट फील होता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, हीट रिलीज हुई है। सेकेंड, अगर हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि व्हेन जिंक मेटल में को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो हमें पता कैसे चलता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जब हम एक बर्निंग मैस्टिक वहां पे जहां से गैस रिलीज हो रही है नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अगर हम ले जाएं तो जो बर्निंग है, जो मैस्टिक है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जो है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इस चीज को याद रखिएगा, काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हाउ वुड यू नो कि रिलीजिंग गैस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में कि हमें एग्जाम्पल बताना है कि कैसे हमें पता चलता है कि ऑब्जर्वेशंस में कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो है हमारी केमिकल चेंज हुआ है। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए हैं, जिसमें पहला है चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। आई होप आप नोट करते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को राइट कैसे करें, सीधा सा आंसर है सर हाथ से लिख दें। पर बहुत सारी चीजें हैं केमिकल रिएक्शंस में कि जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कि कार्बन इज रिएक्टिंग विथ कार्बन ऑक्सीजन एंड मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब सपोज करो कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रोसेस हजारों बार हो रही है, कम से कम हमें 10,000 बार इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ रहा है। तो हम क्या सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा, वैसे भी आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, हम बिल्कुल शॉर्टकट में लिखना पसंद करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में शॉर्टकट में लिखते हैं। तो इतने लॉन्ग स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखना बहुत जो है लेंदी वर्क है, और उस लेंदी वर्क को हमने रिड्यूस करने के लिए क्या किया है, इन स्टेटमेंट्स को हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल जो हम लिखते हैं कि कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस पूरे स्टेटमेंट को जो हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, यही सिंबॉलिक फॉर्म क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जिसमें हमने जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के, उनका यूज करके हमने क्या किया है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाया है। अब इस इंफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इक्वेशन में जैसा हमने कहा कि केमिकल चेंज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरो। जो एरो का हेड है वो होता है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो जो भी क्वांटिटी एरो के हेड की तरफ लिखी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा। यहां जैसे एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर होते तो हम उसे प्लस के थ्रू डिफरेंशिएट करते, अलग अलग रिप्रेजेंट करते। सिमिलरली रिएक्टेंट का जो टेल है उसके पहले जो भी है उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट।
दे आर नोन एज द रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, कार्बन रिएक्टेंट 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट 2 है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो किसी केमिकल इक्वेशन से हमें मिलती है वो मिलती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, कि हम वहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आया हुआ है कि बाय सीइंग एनी केमिकल रिएक्शन, बाय सीइंग एनी केमिकल इक्वेशन व्हाट ऑब्जर्वेशन यू कैन मेड। आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकंड, जब हम इन रिएक्टेंट के आगे उनका स्टेट लिख दें तो स्टेट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे स्टेट, तो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं, तो स्टेट हमें पता है, एस सॉलिड के लिए होता है, एल लिक्विड के लिए होता है, एक्यू इट इज एक्वियस। एक्वियस का मतलब होता है कि किसी की सॉल्यूट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो लिक्विड मीन्स स्टेट लिक्विड है, और एक्वियस का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है वो किस में प्रिपेयर किया हुआ है, हमने वाटर में प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्यू से। देन जी स्टैंड्स फॉर द गैस, देन वीएपी स्टैंड्स फॉर द वेपर्स। तो ये निमोनिक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें एस जी वीएपी ऐसा कहीं अगर लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब वो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है स्टेट की। थर्ड, रिएक्शन कंडीशंस। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 1 atm 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 atm यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। तो यहाँ कंडीशंस में टेम्परेचर, प्रेशर और भी होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। सनलाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो कंडीशंस जो हैं वो एरो के ऊपर लिखी जाती हैं कि किन टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, हीट पे, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। देन कभी कभी यहाँ एरो पे कुछ सब्सटेंस लिखे होते हैं जिन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है। चैप्टर में आगे हम और पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेजी से उसको करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर, हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल सकते हैं, हमें स्टेट पता चल सकता है, हमें इक्वेशंस, रिएक्शंस की कंडीशंस समझ में आ सकती हैं, हमें कैटलिस्ट के बारे में पता चल सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखना इसीलिए यूजफुल है क्योंकि हम उसको बहुत शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यूजिंग द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब पहला जो यहां पे टॉपिक है वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कि एक एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, इट इज योर मैग्नीशियम रिबन, और इसको हमने
एक बर्नर के प्रेजेंस से हम इसको हीटअप कर रहे हैं और हीटअप करने पे हमें यहाँ पे वाइट कलर का एक पाउडर मिल रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया और बर्न करने पे वाइट पाउडर हमें मिला है। यहां पे क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन्ड बिफोर यूज, कि मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले क्लीन किया जाता है, थोड़ा सैंड पेपर लेके उसको ऐसा रब कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी बर्निंग की जाती है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा रीजन है कि मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। जैसे हम होली खेलते हैं, आप लोग खेलते होंगे होली, तो होली खेलने से पहले हम क्या करते हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और उस प्रोटेक्शन के लिए हम ऑयल का यूज़ कर लेते हैं या कोई वेस्लिन लगा लिया, कोई क्रीम लगा लिया, ताकि जो कलर है वो सीधे हमारे स्किन के कांटेक्ट में ना आए और वो आसानी से निकल जाए। तो मैग्नीशियम रिबन क्या करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और वो ऑक्साइड की लेयर उसको बर्निंग से प्रिवेंट करती है। तो सबसे पहले हम सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं और क्लीन करके क्या करते हैं उस प्रोटेक्टिंग लेयर को हटा देते हैं और फिर उसको यहाँ पे हम बर्न करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अब इस पूरी प्रोसेस को अगर हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है और हमें अच्छे से पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का नेसेसरी होता है, तो यहां पे रिएक्शन किसके साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। और ये जो व्हाइट पाउडर बना है, दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा बेटा आपको क्लास 9 से ये पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स किसे कहा जाता है, नाइट्राइट किसे कहा जाता है, नाइट्रेट किसे कहा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है और यहाँ केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए बिना फॉर्मूले के हम उसको नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले आपको पता होना ही चाहिए, ये मस्ट है। इस 10th क्लास की केमिस्ट्री में सबसे मस्ट कंडीशन यही है कि यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज जो क्लास 9th में होते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में आप देखेंगे तो ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, सल्फेट किसे कहते हैं, मैग्नीशियम केटायन में क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मैग्नीशियम एटम के फॉर्म में Mg है पर केटायन में Mg2+ है, एल्यूमिनियम एटम के फॉर्म में Al है पर केटायन के फॉर्म में Al3+ है। तो बिना फॉर्मूले जाने आप ये केमिस्ट्री नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आप फॉर्मूला मेकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, उनके नेम को रिमेंबर कीजिए ताकि आसानी से आप केमिकल रिएक्शंस बना पाएं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पे हम देखें कि अगर हम रिएक्शन में चेक करें तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हैं, कुछ भी आगे नहीं लगा है, इसका मतलब कितना है, 0। अरे नहीं भाई, 0 तो खत्म हो जाएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1। तो मैग्नीशियम के आगे कोफिशिएंट है 1, O2 के आगे कोफिशिएंट है 1, पर यहां टोटल कितना है 2, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2। बट अगर हम यहां देखें तो मैग्नीशियम का एटम 1 ही है पर ऑक्सीजन का एटम भी कितना है, 1। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमने लिखी है जहां पे नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है, इसे ही कहा जाता है स्केलेटल फॉर्म। क्या कहा जाता है, स्केलेटल फॉर्म। इसका मतलब स्केलेटल फॉर्म क्या हो गया कि इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जहां पे नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नहीं होते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है,
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये हमें बताता है कि केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। और इसका हमें बताना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। देखिए, देख लेते हैं। वाटर को अगर हम डीकंपोज करें तो ऑन डीकंपोजिशन वाटर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो अगर हम सिंपल वाटर का फॉर्मूला H2O लिख के अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस लिखें तो क्या होगा? H2 + O2। तो हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 2 हैं और यहां भी हाइड्रोजन 2 हैं, बट हियर ऑक्सीजन इज 1 और वहां ऑक्सीजन 2 है। तो ये क्या होगा? उसका स्केलेटल फॉर्म। और अगर इसको हम ऐसा लिख दें तो ये हो गया उसका बैलेंस फॉर्म, जहां पे 4 हाइड्रोजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन इधर भी, ऑक्सीजन 2 इधर भी, ऑक्सीजन 2 उधर भी। तो एक हो गया अनबैलेंस फॉर्म जिसे स्केलेटल फॉर्म कहा जाता है, एक हो गया हमारा बैलेंस फॉर्म जहां पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये एक एनसीईआरटी एक्टिविटी भी हम कवर कर चुके हैं। अगला आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जैसा अभी हमने देखा कि स्केलेटल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम नहीं होते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनको सेम करने के लिए क्या किया जाता है? इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? याद रखिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। बिकॉज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल रट्टा मार के हम आते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो वो क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज केमिकल इक्वेशन जो है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को तब तक वो परफॉर्म नहीं होगी जब तक वो अपने बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम एग्जाम्पल ले लें जो हमने अभी मैग्नीशियम वाला देखा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम का मास होता है 24, ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32। तो अगर हम यहाँ इसे सम करें तो कितना हो जाएगा? 56 यूनिफाइड मास। बट अगर हम MgO का मास निकालें तो मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 एंड ऑक्सीजन इज 16, टोटल मास इज ओनली 40। तो यहाँ पे जो मास है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दिस मास इज डिफरेंट। ये मास डिफरेंट है, इसलिए अगर ये मास डिफरेंट है तो ये केमिकल रिएक्शन में हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब हमें क्यों बैलेंस करना पड़ता है? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरीके से फॉलो करती है, इसलिए अब हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे 2 बना दें
मैग्नीशियम चेंज हो गया है 2। अब अगर हम इसका जब टोटल मास सम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो मास क्या आएगा, इक्वल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि किसी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, क्यों किया जाता है, बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो केमिकल इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर समझ पाए हैं तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। यहां पे हमें, अच्छा ये सारे PYQs ही हैं बेटा, जितने क्वेश्चन यहां आपको स्लाइड में मिलेंगे वो सारे PYQs हैं, और बाकी के जो PYQs हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा और वहां से सारे क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिएगा। अब हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, जिसमें पहला है एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिना किसी भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हम इस पर्टिकुलर पार्ट में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बिना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। तो वैसे तो केमिकल इक्वेशन को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, पर जो हमको मेंशन्ड है वो हमें मेंशन्ड है हीट एंड ट्रायल मेथड। हम किससे बनाते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इन क्लास 10th हमें हीट एंड ट्रायल मेथड ही है, देखिए नाम ही क्या है, हीट एंड ट्रायल। आप कोफिशिएंट्स लगाएं, चेक करें, फिर मिसमैच है बदलें, फिर कोफिशिएंट ट्राई करें, फिर चेक करें, और इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। जैसे एक मैं करके आपको ही बताता हूं कि जैसे एल्यूमिनियम और ब्रोमाइन, तो यू शुड नो कि एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al, ब्रोमाइन इज Br2। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमाइन लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, तो ब्रोमाइन वाटर जिसे Br2 कहा जाता है, L। अब एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, चलिए मैं एक थोड़ा सा 9th क्लास में आपको लेके चलता हूं कैसे बनाया जाता है। एल्यूमिनियम अपने आयनिक फॉर्म में होता है 3+, Al3+, और ब्रोमीन जो होता है ब्रोमाइड आयन में वो होता है Br-। फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है कि इनके पास जो भी चार्ज है उस चार्ज का नंबर नीचे नोट कर लिया जाए। एल्यूमिनियम पे 3+ है तो 3, ब्रोमाइन पे 1- है तो 1, फिर क्रॉस में ये नंबर दे दें, एल्यूमिनियम 1 और Br3 विदाउट राइटिंग द चार्ज। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, AlBr3। इस तरीके से आप यहां से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए बेटा फिर आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या करें, फॉर्मूलोस पे पकड़ रखें, उनके सिंबल्स पे पकड़ रखें। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइन से रिएक्ट करके बनाता है AlBr3। अब हम देख करें कि यहां पे राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम को अगर देखें तो वो है 1, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 1 और राइट हैंड साइड में देखें तो भी 1। ब्रोमाइन यहां पे देखें तो कितने हैं, 3, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है आगे 1 ही है, और यहां ब्रोमाइन कितना है 2। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाइएगा कि जब भी ये इवन ऑड नंबर आते हैं, क्या आते हैं, इवन ऑड नंबर, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो आप क्या कर दीजिए, इस वाले इवन का नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहां और इस वाले ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहां। क्या कहा मैंने फिर से, इवन ऑड नंबर का जब भी खेल हमें मिले तो ये है ऑड नंबर, ये है इवन नंबर, इस इवन वाले को पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे लिखना है। कभी भी बैलेंसिंग में जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इन पोजीशंस पे नहीं आते हैं, वो हमेशा पूरे कंपाउंड के आगे आते हैं। तो जैसे हमें ब्रोमाइन को चेक करना था, हमने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये पूरे AlBr3 में होगा, ये केवल Br में नहीं होगा। याद रखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब CBSE की कॉपीज चेक की जाती हैं तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि कोफिशिएंट्स आगे लगाना है या इन बिटवीन कहीं लगाना है। तो हमेशा कोफिशिएंट्स कहाँ आते हैं, आगे आते हैं।
तो अब कितना हो गया ब्रोमीन, 2 ये और 3 ये, तो 3 2 जा 6। यहां चलें, हमने कहा है ऑड वाला कोफिशिएंट यहां, तो ये कितना हो गया 3। यहां भी हम देखें 3 2 जा 6, मतलब ब्रोमीन इधर भी 6 हो गए, ब्रोमीन इधर भी 6 हो गए। बट इस ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा जो एल्यूमिनियम है वो कितना हो गया 2। यहां पे अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम 1 ही है, तो यहां भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 2। तो हमारी जो बैलेंस इक्वेशन हो गई क्या बन गई, 2Al प्लस 3Br2 कन्वर्ट इनटू 2AlBr3, 2AlBr3। इस तरीके से ये आपकी क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड। बट बच्चों अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो एक मेथड और होता है जिसे ABCD मेथड कहा जाता है, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स फॉर्म में चलता है। चलिए वो भी हम एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, कि कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट convert into कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहां पे क्या है बेटा, सबसे पहले जो एटम्स हैं उन सारे एटम्स को हम लिख लेते हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स LHS में और नंबर ऑफ एटम RHS में हम चेक कर लेते हैं। कैल्शियम यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कितना हो गया 1। कार्बन यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कितना हो गया 1। ऑक्सीजन यहां 3 है और यहां भी 3 है। अरे ये तो वो क्वेश्चन हो गया लॉलीपॉप क्वेश्चन, जहां पे नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गए, लकीली सेम आ गए। बट चलिए क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। तो चलिए अगली मेथड जो है हमारी वो है ABCD मेथड। उस मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमें लिखा हुआ है H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहां हम लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां क्या हम करते हैं, ABCD लिख देते हैं, A B एंड C। अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट्स मैच कर लेते हैं। यहां पे 2 हाइड्रोजन है और A है, तो कितना हो गया यहां पे 2A। वहां हाइड्रोजन कितना है 1, तो 2A बराबर क्या हो गया C। यहां से हम देखें क्लोरीन 2 है, तो ये हो गया 2B। यहां देखें तो क्या हो गया Cl भी 1 है, तो 2B बराबर C। अब क्या करते हैं कि ये बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा जो पर्टिकुलर हमारा अल्फाबेट है वो कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं C दोनों में है, तो जो कॉमन है या जो ज्यादा आता है उसको हम क्या मान लें 1 मान लें। लेट C इज इक्वल्स टू 1, तो C को हमने क्या मान लिया 1। अब अगर C 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। बोले सर आप तो मैथ्स पढ़ाने लगे, तो बेटा आपको मैथ्स में भी ऐसा कुछ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन शायद है, तो वहां की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी। तो C को हमने मान लिया 1, तो 1 से क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 2A इज इक्वल्स टू 1, तो A इज इक्वल्स टू 1/2। यहां हम देख लें तो 2B इज इक्वल्स टू 1, तो B इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2।
बस ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। ए कितना था 1/2H2, बी कितना है 1/2Cl2 और सी को हमने कितना माना था 1, तो 1 कभी लिखा नहीं जाता। चलिए चेक कर लेते हैं। टोटल हाइड्रोजन 2 थे, 2 का मल्टीप्लाई हाफ से करें तो 1, यहाँ 1, टोटल 2 थे मल्टीप्लाई करें हाफ से तो 1, ये 1, तो क्या हो गया ये, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला हम फिर करते हैं, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक बार देख लें, क्वेश्चन यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए नंबरिंग ABCD लगाते हैं, इसी बहाने हमारी ABCD भी रिवाइज हो जाएगी। यहाँ A, ये हो गया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D। चलिए देखते हैं, यहाँ Na कितना है A, वहाँ Na C, तो A बराबर C, इसको इक्वेशन 1 दे दें। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2B, वहाँ कितना है C, तो यहाँ प्लस 2D यहाँ, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया 2B इज इक्वल्स टू C प्लस 2D। ऑक्सीजन के लिए देखें B यहाँ एंड C यहाँ, B इज इक्वल्स टू C, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब हम देख पा रहे हैं कि C हमें मोस्टली दिख रहा है, तो C को हम क्या मान लें 1 मान लें, लेट C इज इक्वल्स टू 1, तो C इज इक्वल्स टू 1 से A भी कितना हो गया 1, B भी कितना हो गया 1। अब B और C दोनों 1 है, तो फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2D, तो 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल्स टू 2D, तो D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। मतलब क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास A1, B1, C1 और D हाफ, यहाँ पुट कर देते हैं, तो A1 मीन्स Na, B1 मीन्स H2O, C भी कितना है 1, तो क्या हो गया NaOH, और D कितना हो जाएगा हाफ H2। हम चेक कर लें, Na यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, 1 यहाँ और हाफ इंटू 2 मतलब 1, तो 1 ये और 1 ये टोटल कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चाहे आप हीट एंड ट्रायल मेथड से करें, चाहे आप ABCD मेथड से करें, आपको बैलेंसिंग सीखना ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा ही जाता है। आई होप आप कर पा रहे हैं। तो आप NCERT के क्वेश्चंस कीजिएगा बैलेंसिंग के, क्योंकि पिछले सालों के पेपर में अगर हम देखें तो यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NCERT एक्सरसाइज बैलेंसिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग के बाद चलिए क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, देख लेते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विथ एन एग्जांपल। इसको हम आगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम वहां पे इसको फिर से समझ के करेंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं या होती हैं। तो मोस्टली जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो है 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस। पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होती है कॉम्बिनेशन। देखिए नाम ही क्या है, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब समथिंग इज टू बी कंबाइंड, कुछ कंबाइन होने वाला है। जैसे कि हम बहुत सारी जैसे छोटे बच्चों को गेम्स दिए जाते हैं कि इसको असेंबल करो और असेंबल करके कोई
बर्ड का पिक्चर बना दो या किसी ह्यूमन को असेंबल कर दो, है ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेनी रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा क्या होने वाला है, एक ही रहने वाला है, सिंगल प्रोडक्ट ही रहने वाला है। तो उसमें क्या होगा, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डेफिनेशन हम देख लें, when two or more substance combine to form a single product, the reaction is known as a combination reaction. Example, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस वाटर रिएक्ट टुगेदर मेक वाटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, बट वो क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं बट प्रोडक्ट कितना होता है, सिर्फ सिंगल, उसे क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहां पे, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को नॉर्मली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप में बताया गया है। तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक में थर्मो का मतलब हीट और एक्सो का मतलब एग्जिट। मतलब जिस किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकले उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एक बीकर है, उसमें वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड को जब मिलाया है तो मिलाने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम इस रिएक्शन को लिखें कि कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट मेक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अलोंग दिस हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब हम इस कंटेनर को टच करते हैं तो टच करने पे ये कंटेनर हमें गर्म लगता है। इसका मतलब इन दोनों की मिक्सिंग में जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया है तो रिएक्शन करके उन्होंने क्या किया है, हीट एनर्जी को रिलीज किया है। तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शंस अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है उसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेग लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा बेटा, CaO को कहा जाता है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को कहा जाता है स्लैग्ड लाइम। तो वो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम बनाता है। इसका एक और एग्जांपल याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि जो वेजिटेबल मैटर है उनका डिकम्पोजिशन जो होता है, जो कंपोज जो किया जाता है वो भी क्या होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगला आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब इंसर्ट करना, थर्मल मतलब हीट, मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें हीट एनर्जी देना पड़े, हमें हीट अलग से बाहर से सप्लाई करना पड़े, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शंस अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जहां पे हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, कि जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो इस प्रोसेस में हमें हीट देना पड़ता है।
देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हीट रिएक्टेंट साइड में है, इफ हीट इज एट रिएक्टेंट साइड, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? एंडोथर्मिक। और जब हीट आपका प्रोडक्ट साइड में है, ये प्रोसेस आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक। कि जब हीट हमारा रिएक्टेंट साइड में है तो एंडोथर्मिक, और प्रोडक्ट साइड में है तो एक्सोथर्मिक। तो बड़े इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। व्हाइट वॉशिंग में हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे किया जाता है? तो सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन H2O के साथ किया जाता है तो इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या कहलाता है? स्लैग्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। Why is respiration considered an exothermic reaction? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप सभी के पास नोज होगी, थोड़ा सा बाबा रामदेव हम बनते हैं। नोज के पास अपनी फिंगर लेके जाएं, सांस अंदर खींचें, छोड़ें, अंदर खींचें, छोड़ें। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एयर रिलीज हो रहा है वो गर्म हवा है। इसका मतलब जो रेस्पिरेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि जब गर्म हवा बाहर आ रही है इसका मतलब साथ में कुछ हीट भी रिलीज हो रहा है। तो बोलता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सीधी सी बात है, हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी होती है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो वो ग्लूकोज क्या करता है? जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है और इस पूरी प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। कुछ हीट एनर्जी वहां से बाहर निकलती है और इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। जैसे रिएक्शन अगर हम लिखें कि ग्लूकोज C6H12O6 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है 6CO2 प्लस 12H2O और साथ में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है और चूंकि हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड में है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसको हम अगर बैलेंस कर दें तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हमें दिख रहा है, 6 इधर है और 12 इधर है और यहाँ कितने हैं? 6 और 2 8। तो कार्बन 6 इधर, कार्बन 6 इधर, हाइड्रोजन इधर 12 और यहाँ भी 12। तो टोटल ऑक्सीजन हम चेक कर लेते हैं, 6 2 जा 12 यहाँ और 6 यहाँ 18 और यहाँ कितना हो रहा है? 8। तो ऑलरेडी 6 हमारे पास हैं, हमें 12 और चाहिए। तो क्या लिख दें हम यहाँ पे? 6O2। तो 6 2 जा 12 और 6 18, 6 2 जा 12 और 6 18। तो क्या होगा आंसर? क्यों रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक होता है? बिकॉज कि जो ग्लूकोज है इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ हीट भी रिलीज करता है और ड्यूरिंग प्रोसेस हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है? एक्सोथर्मिक। आई होप आप समझ पा रहे हैं। साथ के साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ PYQs के, तो ये क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। क्या है अगला? है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन था हमारा कॉम्बिनेशन, सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या है? डीकम्पोजिशन।
डीकम्पोजिशन जस्ट रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक रिएक्टेंट सिंगल होता है और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड splits into two or more simple substances is called a decomposition reaction। ये एक सिंपल कंपाउंड है, वो ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है मर्क्यूरी ऑक्साइड, यहां देख रहे हैं आप, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द मर्क्यूरी अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड एक ही सब्सटेंस था और वो कन्वर्ट हुआ है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में। तो जस्ट रिवर्स है, कॉम्बिनेशन मेनी टू वन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन टू मेनी। रिएक्टेंट वन एंड प्रोडक्ट्स बहुत सारे, मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, अब अगर हमें डीकम्पोजिशन करना है तो किसी चीज को अगर हमें तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इट इज टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन हमारा कैसा होगा, एंडोथर्मिक टाइप का होगा, जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने के लिए हीट को देना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा। अब अलग अलग टाइप के डीकम्पोजिशंस होते हैं। पहला कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है, थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब ये वो डीकम्पोजिशन है जहां पे हमें हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दें तो ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जो यहां पे रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इस डीकम्पोजिशन का नाम क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय हीटिंग आर नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर इफेक्टिंग हीटिंग। अच्छा क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट जो है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है जिसका कलर ऑलिव ग्रीन होता है। जब इसको हीट करते हैं तो इसका जो कलर है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस 7H2O। दिस 7H2O इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये किसके कारण होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पे सबसे पहले ये वाटर के जो क्रिस्टल्स वो बाहर निकल जाते हैं। कि जब हम टेस्ट ट्यूब में सॉलिड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हीट करने पे वाटर वेपर्स एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब डिपॉजिट होने लगती है। तो जो यहाँ अंदर का वाटर है वो वाटर वहाँ से बाहर हो जाता है, तो इट बिकम्स कलरलेस। ये कैसा हो जाता है, कलरलेस। जब फर्दर इसको हीट किया जाता है, ऑन फर्दर हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द आयरन ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसेस बाहर निकलती हैं, और आयरन ऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तो बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहले इसका कलर था ऑलिव ग्रीन, जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हुए, और फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे सल्फर डाइऑक्साइड डीकम्पोज होता, सॉरी आयरन सल्फेट डीकम्पोज होता है, और डीकम्पोज होकर इट बनाता है Fe2O3, SO2 और SO3। और SO2 और SO3 जो गैसेज हैं
वो वहाँ से एस्केप हो जाती हैं और हमें क्या मिलता है, ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है, देख लेते हैं, कर देते हैं। 2 है तो यहाँ 2 लगाते हैं, तो 2FeS2 4 2 8। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट कलर क्या होता है, ग्रीन। किसके कारण होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से बाहर हुआ, कलरलेस हो जाता है। इसको जब हम यहाँ पे हीट करें तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ब्राउन कलर का हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अगला फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था ब्राउन गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन गैस जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। रिएक्शन लिखें बेटा, इस पूरे चैप्टर में आपको बार बार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। PbO प्लस NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट के डीकंपोजिशन से जो है हमारा ब्राउन गैस बाहर निकलता है। अब यहां पे इसको हम बैलेंस करें, यहां PbNO3 होल ट्वाइस, तो इट विल बी 2 PbO प्लस 2 NO, और यहां 2 PbO तो ये 2 PbNO3 होल ट्वाइस, 2 Pb नाइट्रोजन 2 2 4 तो 4 NO2 एंड ऑक्सीजन 3 2 6 2 12, 2 प्लस 8 10 प्लस O2। तो ब्राउन गैस इज दिस 4 NO2, इट इज आवर ब्राउन गैस। तो इट इज द डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को डीकंपोज करने पे जो गैस हमें मिलती है वो गैस क्या है, हमारी ब्राउन गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्लीज क्वेश्चन करते जाइएगा, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इलेक्ट्रोलिसिक डीकंपोजिशन। सेकेंड टाइप का डीकंपोजिशन है इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम किसी को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो दिया हुआ है, इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या किया है हमने, वाटर लिया है और वाटर के अंदर थोड़ा सा हम एसिड ऐड कर देते हैं, ताकि यहां पे हमें आयंस मिल जाएं और इजीली आयंस का यहां कंडक्शन हो सके। तो वाटर के अंदर थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, ताकि क्या हो, यहां पे कंडक्टिविटी जो है वाटर की वो इंक्रीज हो जाए। अब होता क्या है कि यहां पे जो वाटर है वो है H+ और OH-। हमने यहां पे 2 ग्रेफाइट रॉड लगाया हुआ है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट किया हुआ है, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट किया हुआ है। ग्रेफाइट यहां पे जो है काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोड का, ग्रेफाइट इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोड। 2 टेस्ट ट्यूब हमने यहां डाल दिए और आप ये बबल्स देख पा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बबल्स में गैस का नाम लिखा हुआ है,
एनोड पे जो गैस हमें मिल रही है वो है ऑक्सीजन और कैथोड पे जो गैस हमें मिल रही है वो है हाइड्रोजन। इसका मतलब जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। क्या मिलती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस कितने रेशो में मिलती है। तो आप यहां देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोजन गैस है वो 2 में है और ऑक्सीजन 1 में है। तो रेशो जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो रेशो होता है 2:1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो आपको इस डायग्राम के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास वाटर है, इसमें थोड़ा सा हम एसिड मिलाते हैं क्योंकि वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। फिर ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलती है? एट एनोड वी रिसीव ऑक्सीजन गैस। 8 कैथोड, जो इवोल्यूशन होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस का। पता कैसे चलेगा? एक बर्निंग में स्टिक ले जाएं, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड और ऑक्सीजन गैस के केस में बर्निंग का जो रेट है बहुत तेजी से वो जो मैच स्टिक है वो बर्न होने लगेगा। इसका मतलब जो हमारी गैस रिलीज हुई है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो इट इज इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सेकेंड टाइप का जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। अगले पे चलते हैं। अगला आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है कि ये वो डिकम्पोजिशन है जो किसी सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटो वर्ड डिराइव हुआ है फोटॉन से और फोटॉन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट का एक पार्टिकल है, उसे फोटॉन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि एक डायग्राम आपको दे दिया जाता है और एक विंडो से सनलाइट इस कंटेनर पे गिर रही है, फॉल हो रही है और पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है? फोटो डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हम देखें, 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट it converts into 2Ag plus Cl2. Similarly, 2AgBr in presence of sunlight convert into 2Ag plus Br2. और याद रखिएगा ये जो AgBr वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था। तो पूछा जा सकता है कि विच केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? तो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr वो यूज किया जाता है किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो हमारा जो थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन है वो कौन सा हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। अगले टाइप का केमिकल रिएक्शन जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस करना, एक सब्सटेंस का आना, दूसरे सब्सटेंस का जाना। बहुत सीधी सी बात है बच्चों कि अगर जैसे मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मेरे चैनल से किसी और चैनल पे डिस्प्लेस हो जाओगे जो मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। तो यही चीज़ केमिकल रिएक्शन में भी होती है कि एक जो मेटल है वो किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन आयन में डिस्प्लेस कर देती है। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो हमेशा किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, इसके अंदर हमने आयरन नेल डाला हुआ है। थोड़े टाइम बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर है वो कलर चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आयरन नेल जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। और यहाँ पे जो कॉपर है वो ऐसा रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें मिलने लगता है।
रेड ब्राउन पीपीटी यहाँ पे हमें मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है उसने क्या किया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए आयरन सल्फेट और कॉपर, तो कॉपर के कारण जो है हमें यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी मिलने लगता है। तो क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, reaction in which more reactive element displace the less reactive element from its compound are called displacement reaction। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हमने एग्जांपल देखा है कि एक आयरन रॉड कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट हम देखें, आ गया क्वेश्चन कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। वाई? बिकॉज जो आयरन नेल है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन नेल नॉर्मली ऐसा दिखता है, बट सॉल्यूशन में से जब बाहर निकाला जाता है तो इट बिकम्स ब्राउनिश। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, और आयरन कलर जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट देखें क्या होता है, रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मीन्स जो आयंस हैं, जो रिएक्टेंट्स के आयंस हैं, वो अपनी जगह क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने से क्या होता है, दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे यहां पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, यहां पे सल्फेट क्लोराइड की जगह और क्लोराइड सल्फेट की जगह, या ऐसा भी बोल सकते हैं बेरियम सोडियम की जगह और सोडियम बेरियम की जगह आ जाता है, तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। और ये जो BaSO4 है ये है वाइट कलर का पीपीटी। हमें क्या मिलता है, वाइट कलर का पीपीटी टेस्ट ट्यूब में नीचे मिलता है, और इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पे हमें क्या मिलता है, व्हाइट कलर का पीपीटी। क्या होता है पीपीटी? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले जब किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट, और इसे ही क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कि यू हैव मिक्स द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, आयोडीन नाइट्रेट की जगह और नाइट्रेट आयोडीन की जगह जाता है, तो बनता है यहां पे PbI2 प्लस KNO3, और ये जो PbI2 होता है इट इज ऑफ येलो कलर, येलो कलर का PbI2 मिलता है यहां। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहां लगा दें 2Ki, यहां 2KNO3, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन हमें मिलता है लेड आयोडाइड। लेड का प्रेसिपिटेशन हमेशा येलो ही कलर का होता है, तो यहां पे कौन सा कलर हमें मिला, येलो कलर। कंपाउंड का नाम क्या है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। बैलेंस इक्वेशन हमने लिख दी। इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे नाइट्रेट और आयोडाइड आयन ने क्या किया है, एक्सचेंज किया है, इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, अ सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे, या ऑक्सीजन गेन करे, या हाइड्रोजन लूज करे। इन तीनों में से अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है कॉपर ऑक्साइड,
तो कॉपर ने यहाँ ऑक्सीजन को ऐड किया है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है, इसलिए कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? लूज इलेक्ट्रॉन, गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। अगला आता है रिडक्शन। सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऑक्सीजन लूज करे या हाइड्रोजन गेन करे, तो क्या कहा जाता है? रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखें कि यहां पे कॉपर ने ऑक्सीजन लूज करा है, तो कॉपर का यहां क्या हुआ है? रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन is also known as the reduction, adding of hydrogen also known as the reduction, या gaining of electron also known as the reduction. नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स, देखिए सीधी सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम जब रेलवे में टिकट खरीदने जाते हैं तो टिकट के जो एजेंट हैं वो ट्रेवल नहीं करते हैं, ट्रेवल हम करते हैं, तो उनका काम क्या होता है? हमें टिकट देना। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, मतलब वो क्या करते हैं? सामने वालों को ऑक्सीडाइज करते हैं, विच ऑक्सीडाइज अदर्स। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो सामने वालों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। जैसे यहां पे अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन। सिमिलरली रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पे? हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को तो रिड्यूस करे पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। यहां आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है, कॉपर का रिडक्शन है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल और लें एक, Mg plus O2 convert into MgO, बैलेंस कर दें हम 2Mg। तो मैग्नीशियम के साथ यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीजन यहां पे रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन का यहां पे हो रहा है रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे कौन काम कर रहा है? मैग्नीशियम। तो यहां पे ऑक्सीडेशन भी है, यहां पे रिडक्शन भी है। तो वो प्रोसेस जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। वो प्रोसेस जहां पे रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से एक बार, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अपोजिट है, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, रिडक्शन वाले का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। इसका जो एक एप्लीकेशन है वो है कोरोजन।
कोरोजन का नॉर्मली हम बोल देते हैं रस्टिंग, जी नहीं, कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, किसी मेटल का डिग्रेड हो जाना, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाना, मेटल की प्रॉपर्टी बदल जाना। तो कोरोजन जो है किसी मेटल के डिग्रेडेशन को बताता है। रस्टिंग भी कोरोजन है, बट केवल कोरोजन रस्टिंग ही है ऐसा नहीं है। रस्टिंग मीन्स आयरन का जो कोरोजन है उसे रस्टिंग कहा जाता है, बाकी सारे अदर मेटल के कोरोजन को रस्टिंग नहीं कहा जाता। तो कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ अ कोरोजन जो सिर्फ किसमें होता है, आयरन में होता है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, सिल्वर रिएक्ट्स विथ एटमोस्फेरिक सल्फर एंड इट मेक सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो सिल्वर कोरोजन के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड, बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। मतलब कॉपर का जो कोरोजन है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का। सिल्वर का कोरोजन कैसा हो गया, ब्लैक कलर का। बट आयरन का जो कोरोजन है वो ब्राउन कलर होता है, वो रस्ट बनाता है, इसलिए उस कोरोजन को क्या नाम दिया गया है, रस्टिंग। कि आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अगर हम इसका रिएक्शन लिखें Fe2O3, सॉरी कि आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्लस वाटर, it makes Fe2O3 dot XH2O. It is known as rusting of iron. यहां XH2O इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में वेरी होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वाटर वेपर एक जैसी होती है। तो Fe प्लस O2 आयरन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के प्रेजेंस में बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O, और इसे ही कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे हम इसे बैलेंस कर दें तो 3A2O2 2Fe2O3 4Fe। इट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सारे अदर मेटल्स के कोरोजन को रस्टिंग नहीं कहा जाता। सल्फाइड का कोरोजन ब्लैक कलर का, कॉपर का कोरोजन ग्रीन कलर का और आयरन का कोरोजन ब्राउन कलर का होता है। तो किसी भी मेटल का डिग्रेड हो जाना, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है, रस्टिंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। क्या करता है कोरोजन? कोरोजन डैमेजेस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, अदर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, हेंस प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज नेसेसरी। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ऑयल पेंट कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। इन सबको हमें मेटल नॉन मेटल जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो हम वहाँ उसे डिस्कस करेंगे। तो गैल्वेनाइजेशन कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, या हम क्या कर दें, ऑयल पेंट कर दें। इस तरीके से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। A shiny brown color element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. चलिए क्वेश्चन करते हैं। This X is copper. When copper react with oxygen, it makes copper oxide. Cupric oxide is there, which is black in color. क्या होता है वो? ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, इट इज ब्लैक इन कलर। तो कॉपर इज अ ब्राउनी अवर मेटल, ब्राउन कलर मेटल, कॉपर आपको पता ही है। व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट मेक्स कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन नेचर। नेक्स्ट,
तो बच्चों, ये एक छोटी सी कोशिश जिसमें आपके लगभग सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स का मैंने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है विद सम PYQs। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर के बारे में फीडबैक, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल C for Chemistry, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।